हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। मैं हूं मनोज कुमार। आज आपके लिए इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ था और जो भी लेटेस्ट में है वो देखेंगे। कंप्यूटर क्या है, तो ये सारी जानकारी इसमें हम प्राप्त करेंगे। ये आपको कंप्यूटर कोर्स के लिए तो है ही, प्लस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या अदर एग्ज़ाम, सभी में आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर क्या है। तो ये आज के समय काफ़ी कॉमन हो गया है, सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे दिए गए डेटा इनपुट को लेता है और उस पर प्रोसेसिंग करके हमें उसका आउटपुट दे देता है। इसका मैंने जो डेफिनेशन है वो नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब एवं डेटा भंडारण के लिए चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो आपको आया लगभग 1946 में, और इसमें आपका ये वैक्यूम ट्यूब बेस पे था और इसमें डिवाइस डाटा को स्टोरेज करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया, जो उस समय में काफ़ी कम डेटा भंडारण होता था और ये आपका काफ़ी हीटिंग होता था। जो वैक्यूम ट्यूब है वो आपको काफ़ी हीटिंग होता था, इसके लिए हमें कूलिंग की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट है, इस कंप्यूटर का वजन लगभग आपका 30 टन था, जिसका साइज मतलब कह सकते हैं आपको एक कमरे की जितनी साइज होती है उतनी साइज की आवश्यकता होते थे, और इसके लिए हमें काफ़ी बड़े जगह होना चाहिए होता था। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। कितने किया गया था? 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इसे संचालित करने के लिए आपको दिख रहा है कि लगभग 1.5 लाख वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को अल्टरनेटिव करंट की आवश्यकता होती थी, मतलब एसी करंट। जो आप सभी जानते होंगे कि करंट 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। तो इसकी डिस्कस हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, बट फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर में आपको एसी करंट की आवश्यकता होती थी। पहले कंप्यूटर में आपको ऑपरेट करने के लिए हमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल कर इसकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया जाता था। मशीन लैंग्वेज जो आपको हमेशा क्या करता है, तो 0 और 1 ही आपको इनपुट लेता है, 0 1 ही समझता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1 पर आधारित होती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका पंच कार्ड, पेपर कार्ड, मैग्नेटिक टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं, पंच कार्ड है ना, पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम था, जिसे हम सिंगल टास्क सिंगल यूजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल टास्क सिंगल यूजर। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको नोट्स बना लेना है 1 बाय 1 करके। ये सारे जितने ये सारे पॉइंट है, ये फर्स्ट जनरेशन से अगर कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस टाइप से आपके पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसमें कुछ आपका एनिक, ईडेविक है ना, ये सारे आपका ये नाम है। ये सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये कह सकते हैं कि खोज है। अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं, प्रथम पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या था।
तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। बहुत कम विश्वसनीय, जिसके अंदर आउटपुट हमेशा गलत आया करता था। ये केवल मशीन लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था उस समय में, और कोई भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। और इसकी जो डेटा के जो प्रोसेसिंग भी होते थे वो काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग था। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करते थे, इसमें काफ़ी स्लो कैलकुलेशन होता था। ये कंप्यूटर बहुत ही महंगे थे, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता था, क्योंकि इसमें अधिक बिजली लगने के वैक्यूम ट्यूब बेस पर था, इसकी वजह से काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता था। प्रोसेसिंग काफ़ी धीमी थी, इसका साइज काफ़ी बड़ा था। ये मशीन को ठंडा रखने के लिए हमें एसी का इस्तेमाल हमें किया जाता था। पोर्टेबल नहीं था, मतलब किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होता था। तो ये सब इसका नुकसान ही कह सकते हैं हम इसे, विशेषता इसका यही है। मतलब ये आप एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जो आज के समय में जो हम कंप्यूटर को कहीं भी हम ले जाते हैं, वैसे आप उस समय में नहीं ले जा सकते थे इस कंप्यूटर को। इसमें इतनी बिजली की आवश्यकता होती थी और इसको सेटअप लगाने पड़ते थे पहले। अब हमारा आ गया सेकेंड जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन आपका 1957 से 1964 तक के को हमने सेकेंड जनरेशन कहते हैं, और ये आपका ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ये याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन किस बेस पे था, सेकेंड जनरेशन किस बेस पे था। तो ये हमें याद रखना है, सेकेंड जनरेशन हमें ट्रांजिस्टर बेस पे था और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट था, इसकी साइज पहले जनरेशन से छोटी हो गई। और हमें इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी याद रखना है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन से लेकर के और जो फिफ्थ जनरेशन है, क्या होता चला गया, सिस्टम पहले से छोटे होता चला गया, बिजली पहले से कम लेता गया, स्पीड बढ़ता चला गया। तो ये चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, ये हमें बिल्कुल वैसे याद रखने हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमें अगर थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करेगा, फोर्थ या फिफ्थ में करेगा, तो पहले के कंपेयर में अब जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होता चला गया, तो डेवलप होता चला गया। तो ये आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट थे, इसकी साइज पहले जनरेशन से छोटी हो गई। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट थे, इसकी साइज से काफ़ी छोटी हो गई थी। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुताबिक इसका तापमान कम होता था। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो कम से कम इस्तेमाल होती थी। मतलब कंपेयर यहाँ पे हो रही है फर्स्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग, सेकेंड जनरेशन में आपको कम बिजली की आवश्यकता होती थी, प्रोसेसिंग काफ़ी तेज़ी हुआ करती थी। किसके कंपेयर में, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। इस दौर में भी ये बहुत महंगे हुआ करते थे, एसी की जरूरत अभी भी थी गर्म होने के कारण। ठीक है, कोबोल फोटोन जैसी जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हो गया था सेकेंड जनरेशन में। आपका संग्रहण डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का प्रयोग इसमें होने लगा था। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन, जो आपको मैंने पहले बताया था कि इसका ये हमें याद करना है कि ये किस बेस पे था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर क्या आ गया हमारा, तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम क्या कहते हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ करता है। इस जनरेशन में जाके सिस्टम आपका काफ़ी छोटे हो गए, क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोग्रामिंग को एक आईसी चिप में क्या किया, तो कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस पीढ़ी में आपका कह रहा है कि 1958 में जैकबी कह रहा है कि रोबोट नौकी की प्रथम बार ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिसमें ट्रांजिस्टर रजिस्टर था। आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, आपसे अगर पूछे कि सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि ये बेंगलोर जो है वो सिलिकॉन वैली है आज के समय में। तो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपका सिलिकॉन की बनी होती है, जो इसमें कम हीटिंग होती है। आईसी में पहले 10 से 20 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आते थे तथा इस तकनीकी को स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एसएससी कहा गया। ये काफ़ी छोटा हो गया था और समय के साथ धीरे धीरे आईसी लगभग 100 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग कर दिया गया और इन्हें एमएसआई नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया था, एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
इसमें थर्ड जनरेशन में आपको अधिक स्टोरेज वाले मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल आ गया था। इसके अंदर आपका मैग्नेटिक डिस्क आ गया था, थर्ड जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क आ गया था। और मैग्नेटिक टेप जो आप लोगों ने शायद डायग्राम में जो दिख रहा है आपने यूज़ किए भी होंगे, जो पहले इसको हम बजाते थे, रील की जिस टाइप से होता था, मैग्नेटिक टेप इसको कहते हैं। और मैग्नेटिक डिस्क आ गया था थर्ड जनरेशन में। इस पीढ़ी में कंप्यूटर द्वारा इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में MICR, प्लॉटर, स्कैनर का आविष्कार किया गया, जो कह सकते हैं कि ये अभी भी हमारे रियल लाइफ में चल रहे हैं। हम लोग इसको अभी भी MICR, जिसको हम MICR जो और डिवाइस जो होते हैं ना, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस पर कि MSI क्या होता है, प्लॉटर क्या है, स्कैनर क्या है, ये समझ आएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि थर्ड जनरेशन में आपका प्लॉटर, स्कैनर और MICR आपका ये आ चुका था। इस पीढ़ी में समझ कराए कि टाइम शेयरिंग, बहु प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा को पेश किया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपने फर्स्ट जनरेशन में देखे थे कि एक प्रोसेसिंग को एक बार ही लेता था, उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता था। बट इसके अंदर आ गया था आपका मल्टी, इसको हम कह सकते थे कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आप एक साथ वर्ड, ईमेल, एक्सेल, कई सारे एप्लीकेशन एक साथ आप ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे कि आज के समय में हम एक साथ, आज तो खैर काफ़ी डेवलप हो गया है, एक साथ हम वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल भी यूज़ कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, चला रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, मतलब मल्टी फंक्शन इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसमें आपका कई तरह की हाई लेवल प्रोग्रामिंग का शुरुआत हो गया था, जैसे कि पास्कल हो गया, बेसिक, फोर्ट्रॉन, ये सब आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग आ चुका था। इसमें कंप्यूटर जो है IBM 360, IBM 370, ये सारे इसके जो है ये आपको ये याद करने पड़ेंगे। जो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसकी है विशेषताएं कि थर्ड जनरेशन की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता है तो आपके सामने है, आप समझ गए हैं कि इसको ट्रांजिस्टर से किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, IC में कर दिया गया था। जैसे IC में किया तो इसका जो साइज जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में काफ़ी छोटा हो गया। और सबसे पहले कि इसमें जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत कम इस्तेमाल होने लगा। तो इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ था। ये ज़्यादा एक्यूरेट और विश्वसनीय थे, साइज में छोटे थे, पहले दोनों कंप्यूटर के कंपेयर में कम तापमान उत्पन्न करते थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर काफ़ी फास्टर हुआ करता था। कम रैम रखाव की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी कंप्यूटर भी महंगे होते थे, बट फर्स्ट और सेकेंड के कंपेयर में काफ़ी सस्ते थे। इसी की आवश्यकता जनरेशन में भी थी। गर्म को रोकने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होती थी। और इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज जो था इसमें वो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग हो गया था। यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गया था। अब है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो ये माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे हमारा आ गया प्रोसेसिंग आ गया। माइक्रो प्रोसेसर जो आप लोग आज अब जो हम यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो गई। हजारों IC एक एकल चिप में क्या होता है तो निर्मित की जा सकती थी। प्रोसेसर क्या होता है, जो कई सारे जो IC होते हैं उसको एक चिप में क्या किया जाता है तो प्रोग्राम कर दिया जाता है, इनबिल्ड कर दे सकते हैं उसको हम। जो ये काफ़ी साइज छोटे हो गए आपका। लगभग 500 ट्रांजिस्टर को एक साथ जोड़ करके LSI, जिसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, का निर्माण किया गया। और समय के साथ इस LSI का विस्तार आपको VLSI के रूप में कर दिया गया। अब इसमें है कि इन परिपथों को 1 इंच के चौथाई भागों में लाखों ट्रांजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक समाये होते हैं। अतः इन परिपथों को हम क्या कहते हैं तो माइक्रोचिप कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, माइक्रोचिप, जो काफ़ी सारे इसके अंदर जो IC होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, वो एक ही चिप के अंदर सबको हम क्या करते हैं तो कलेक्ट कर देते हैं। पहला माइक्रोचिप 1971 में इंटेल कॉर्पोरेशन ने तैयार किया। इस छोटे सी चिप को हम क्या कहते थे, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। ये क्या कहलाया, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला माइक्रो चिप आपको 1971 में इंटेल जो कॉर्पोरेशन है उसने इसको तैयार किया था।
माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार अत्यधिक छोटा हो गया। अब कई सारे जो कंपोनेंट है एक चिप में जब आ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि काफ़ी छोटा हो जाएगा। जो हम आजकल यूज कर रहे हैं ये प्रोसेसर है, और इसी प्रोसेसर को अब क्या करते हैं तो स्पीड के अकॉर्डिंग इसको अपडेट करते जा रहे हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, इसके भी जनरेशन होते हैं, है ना। पेंटियम 3 P4 में जो आपके आते हैं ड्यूल कोर, ये सब इसकी प्रोसेसर की जनरेशन को बताया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर में ही समाहित कर दिया गया। जो स्टोरेज डिवाइस थे ये सब सारे कुछ मतलब एक CPU के अंदर ही इसको क्या किया तो इनबिल्ड कर दिया, जिसमें कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया। इसी कारण पर्सनल कंप्यूटर इसको कहा जाने लगा। हम जो फर्स्ट जनरेशन है और सेकेंड जनरेशन है उसको हम PC नहीं कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का मतलब है कि एक ही पर्सन उसको ओवरऑल उसको ऑपरेट कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए एक से अधिक यूजर की आवश्यकता होती थी, सेकेंड में भी ऐसा था, बट ये फोर्थ जनरेशन में ये हमारा इतना छोटा हो गया कि इसको हम कहीं भी अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी इसको हम शिफ्ट कर सकते थे, और सिर्फ एक ही यूजर इसको 100% इसको ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट होता था। नेक्स्ट है इस पीढ़ी के समय के बटवारा टाइम शेयरिंग की अवधारणा वास्तविक में रियल टाइम नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे इसमें डेवलप हो गया था। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करना, मैं इस पर टाइम शेयरिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम नेटवर्क क्या है, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा मैं अलग से। तो ये समझ लो इसमें कि फोर्थ जनरेशन में आपको टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होने लगा, जो इसको काफ़ी प्रोफेशनली बना दिया गया। इस पीढ़ी में नए आपका जो भी यूज हो रहा है, लेटेस्ट जो हाई लेवल लैंग्वेज है जैसे C++, डेटाबेस, SQL, MySQL, लगभग जो भी इसके आज के समय में जो यूज हो रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे के सारे इसमें आ चुका था। और इसमें आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि कब से कब था, 1917 से लेके 1990 तक का है ये। इसमें ये सारे कंप्यूटर आ गया था, जो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। इसको VLSI की तकनीक, जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। इस पीढ़ी कंप्यूटर सस्ते हो चुके थे, पोर्टेबल और रिलेबल होने के कारण इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। पर्सनल कंप्यूटर के दौर आ गया, और यहाँ से हमारा एक बताया था आपको अभी कि इसको PC पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, और ये काफ़ी छोटा होने के कारण, सस्ते होने के कारण काफ़ी पॉपुलर हो गया, और लोगों काफ़ी अधिक से अधिक इस्तेमाल करने लगे इसे। इसकी आकार पहली, दूसरी और तीसरी से काफ़ी छोटे हो गए थे, क्योंकि इसको माइक्रो प्रोसेसर में, इसको चिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया था, और मेमोरी पावर जो है इसमें काफ़ी बढ़ गया। कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क का विकास हो गया, इसमें अंदर नेटवर्क डिवाइस का विकास हो चुका था। ये आपको, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो 1990 1990 से लेकर के और अब तक चल रहा है, और आगे जो भी है इसी को ही अपडेट, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको ही अपडेट किया गया है। तो पांचवी पीढ़ी के रूप में एक नई तकनीकी उभर कर आई, जिससे हम क्या कह सकते हैं, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। VLSI और ULSI, फोर्थ जनरेशन आपसे पूछेंगे कि ULSI किस जनरेशन में आया था, तो फोर्थ जनरेशन में, और ULSI आया था आपका फिफ्थ जनरेशन में। VLSI फोर्थ और ULSI फिफ्थ जनरेशन में आया था। तो यहाँ पर है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहा जाता है इसे। इसके अंतर्गत माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख तक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को शामिल किया जाता था। इस पीढ़ी में कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं कि अवधारणा, मोबाइल संचार, सैटेलाइट संचार, सिग्नल डाटा प्रोसेसिंग का आरंभ कर दिया गया था। ये काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो इस समय आपको चल रहे हैं सारे, ऐसा अभी भी रियल लाइफ में हमारे यूज में आते हैं।
इसमें भाषा आपका C++, जावा, ऐसा तो खैर फोर्थ में आ गया था। सी और C++ तो फोर्थ में आ गया था। इसमें आपका जावा, विजुअल बेसिक, .NET, जो जितने भी अभी आज के समय में आप प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, चाहे वो डाटाबेस हो, फ्रंट एंड या बैक एंड हो, सब जितनी प्रोग्रामिंग है सारे प्रोग्रामिंग इसमें यूज होते थे। आज के समय में जावा काफ़ी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये सारे इसमें आपका यूज होने लगा था। अब कह रहा है कि इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम देख सकते हैं कि एक वॉच के आकार में भी कंप्यूटर को हम देख सकते हैं। मतलब काफ़ी इतने टेक्नोलॉजी इतने डेवलप हो गए हैं कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन और अभी के 5th जनरेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब एक छोटा सा एक कंपोनेंट कह सकते हैं जो उस समय में फर्स्ट जनरेशन में कोई एक छोटा सा पार्ट हुआ करता होगा कंपोनेंट, वो आज के समय में इसको पूरी एक कंप्लीट कंप्यूटर बना दिया गया साइज में। और बिजली के भी यूज कह सकते हैं कि पहले और आज के समय में काफ़ी कई मतलब हजारों गुना फर्क हो गया है यूज का। अब यहाँ पे इंटरनेट की सहायता से हम जैसे कि सूचना, पैसे का आदान प्रदान करना, मतलब हम सारे काम जो आप भी आज के दौर में जो भी हम कंप्यूटर से यूज करते हैं, आप लोग उससे वाकिफ होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम हम 5th जनरेशन कंप्यूटर में कर सकते हैं। और इसमें आपका है IBM नोटबुक, परम, पेंटियम, ये सारे इसके कंप्यूटर का है। कंप्यूटर का उपलब्ध जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और palm टॉप। डेस्कटॉप वो होता है बना आपको डायग्राम में दिख रहा है। डेस्कटॉप जो किसी भी आप डेस्क पर रख सकते हैं। लैपटॉप जो छोटे होते हैं जिसके अंदर आपका CPU और जो स्क्रीन होते हैं वो एक साथ, CPU, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस ऑफ एक साथ ही इनबिल्ट होते हैं। तो ये सारे इसमें आपका 5th जनरेशन की ये देन है। इसमें एक कहा है कि कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो जाल, इसको हम इंटरनेट जो बनाया हुआ है, दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये सब अब हम घर बैठे ही आप वर्ल्ड से जुड़े रह सकते हैं। ये सब आपका 5th जनरेशन की विशेषताएं हैं। इसमें अब हम क्या क्या काम कर सकते हैं, मतलब सारे आप जो भी एडिटिंग का काम है, फिल्म मेकर वगैरह जो यूज करते हैं, फ्लाइट वगैरह को जो कंट्रोलिंग करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि आज के समय में एक पार्ट ऑफ लाइफ कंप्यूटर हमारे की ज़िंदगी का एक भाग हो गया है। जो लगभग कह सकते हैं सारे काम हम कंप्यूटर के थ्रू ही कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोलिंग का काम हो या एक ट्रैफिक जो कंट्रोलिंग होता है उसकी हमें काम उसमें हम यूज़ करते हैं। रियल लाइफ में हम ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट करना, हम इस पर नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। इसी के जनरेशन का जो कुछ अपडेटेड हुए हैं उस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।